नमस्कार विद्यार्थियों, वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। साथियों, आज हम हिंदी में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और उस टॉपिक का नाम रहने वाला है उपसर्ग। क्या नाम रहने वाला है? उपसर्ग रहने वाला है। अगर इस उपसर्ग शब्द को देखें हम कि उपसर्ग पढ़ने की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, तो जैसे शब्दों का वर्गीकरण करते हैं हम। किसका? शब्दों का वर्गीकरण करते हैं या शब्द टॉपिक पढ़ते हैं और इसको नाम भी दे देते हैं हम कई बार शब्द विचार। ठीक है, तो शब्द विचार वाला जो टॉपिक पढ़ते हैं उसमें हम पढ़ते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों को पढ़ते हैं। तो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं। एक तो रूढ़ शब्द होते हैं, एक यौगिक होते हैं और एक योग रूढ़ होते हैं। ये तीन टाइप के होते हैं। अब योग रूढ़ शब्दों में कौन कौन से आते हैं? देखो, इसमें आते हैं एक तो संधि, एक उपसर्ग और एक प्रत्यय और एक समास। ये चार टॉपिक इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसमें से हमने संधि टॉपिक के ऊपर चर्चा कर ली थी और अब किसके ऊपर चर्चा करेंगे? हम उपसर्ग के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सभी विद्यार्थी आज नया टॉपिक का नाम लिख लें, उपसर्ग। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? उपसर्ग पढ़ेंगे। टॉपिक कौन सा रहने वाला है? उपसर्ग रहने। देखो, ये दो टॉपिक एक दूसरे के विपरीत है। एक तो उपसर्ग होता है, एक प्रत्यय होता है। क्या होता है? प्रत्यय। माना कि कोई भी शब्द है, इस शब्द के जो पहले जुड़ता है ना, वो तो क्या है? उपसर्ग। और जो बाद में जुड़ता है वो क्या है? प्रत्यय है। तो हम जो पहले जुड़ने वाला है ना, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये जो उपसर्ग होता है, ये क्या होता है? मतलब किस स्तर का टॉपिक है ये? शब्द स्तर का, शब्दांश स्तर का, वर्ण स्तर का, अक्षर स्तर का? तो कौन से स्तर का टॉपिक होता है ये? तो ये शब्दांश स्तर का टॉपिक होता है। शब्द का भी अंश है ये। क्या है? शब्द का भी अंश है। तो शब्दांश स्तर का टॉपिक है। तो सबसे पहले तो हम इसमें यही बात लिखेंगे कि उपसर्ग शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं? शब्दांश। ना केवल उपसर्ग को हम शब्दांश कहते हैं, बल्कि प्रत्यय को भी किसके अंतर्गत रखते हैं? शब्दांशों के अंतर्गत रखते हैं। तो पहली लाइन तो आप सबसे पहले यही लिखो, उपसर्ग और प्रत्यय शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। शब्दांश होते हैं। उपसर्ग पहले जुड़ते हैं और प्रत्यय अंत में जुड़ते हैं। उपसर्ग पहले जुड़ते हैं और प्रत्यय अंत में जुड़ते हैं। लिख लिया? तो सबसे पहले देखते हैं इसकी परिभाषा कि उपसर्ग किससे कहते हैं। तो ध्यान देना, ये उपसर्ग होते हैं पहले तो जुड़ेंगे। किसमें जुड़ेंगे? या तो शब्द में या शब्दांश में जुड़ेंगे। तो उपसर्ग किसे कहते हैं? तो ऐसे, और उपसर्ग को ही हम कहते हैं शब्दांश। क्या कहते हैं? शब्दांश कहते हैं। तो ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द या शब्दांश के पहले जुड़ते हो और पहले जुड़कर इस शब्द या शब्दांश में परिवर्तन कर देते हो। क्या कर देते हो? परिवर्तन कर देते हो। और परिवर्तन पूरा भी हो सकता है और आंशिक भी हो सकता है। तो पूर्ण परिवर्तन कर देते हो या आंशिक परिवर्तन कर देते हो। तो लिखो, मैं इसकी परिभाषा लिखा देता हूं आपको। आई से शब्दांश, आई से शब्दांश जो किसी शब्द, आई से शब्दांश जो
किसी शब्द ऑब्लिक शब्दांश के पहले जुड़कर उस शब्द या शब्दांश में पूर्ण अथवा आंशिक परिवर्तन कर देते हो, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। तो उपसर्ग हमेशा पहले जुड़ते हैं कि बाद में जुड़ते हैं? पहले जुड़ते हैं। पहला फैक्ट तो ये याद रखना आपको। दूसरी बात, किस में जुड़ते हैं? किसी शब्द में भी जुड़ सकते हैं या शब्दांश में भी जुड़ सकते हैं, और जिस शब्द या शब्दांश में जुड़ेंगे उसमें चेंज करेंगे, परिवर्तन करेंगे, और वो परिवर्तन पूरा परिवर्तन भी हो सकता है और आंशिक परिवर्तन भी हो सकता है। देखिएगा, उपसर्ग खुद का यानी उपसर्ग स्वयं का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है। उपसर्ग का स्वयं का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है, लेकिन ये जिस शब्द या शब्दांश में जुड़ते हैं, ऑब्लिक शब्दांश में जुड़ते हैं, उनके अनुसार अपना अर्थ प्रकट करते हैं, है ना? उनके अनुसार अपना अर्थ प्रकट करते हैं। देख लिया? ये तो हो गया आपका एक सामान्य परिभाषा इसकी, उपसर्ग की। अब एक जो शब्द होता है उसमें कितने उपसर्ग हो सकते हैं? तो एक शब्द में एक से अधिक उपसर्ग हो सकते हैं। तो अगला फैक्ट ये लिखो, एक शब्द में एक से अधिक उपसर्ग जुड़ सकते हैं। एक शब्द में एक से अधिक उपसर्ग हो सकते हैं या जुड़ सकते हैं ना? ठीक है। अब हम बार बार एक शब्द लिख रहे हैं और वो शब्द कौन सा है? उपसर्ग है। अब इस उपसर्ग शब्द का ही टुकड़ा करते हैं, तो इसका टुकड़ा क्या होता है? उपधन सर्ग होता है। क्या होता है? उपधन या उपप्लस सर्ग होता है। सर्ग का मतलब होता है सृष्टि। क्या होता है? और सृष्टि का मतलब ये होता है रचना। और उप का मतलब यहां पे लिया गया है समीप से। किससे लिया गया है? समीप से। तो ऐसे शब्दांश जो सृष्टि करते हो, रचना करते हो, या समीप आकर, समीप को क्या बोलते हैं? पास। ये लिख लो ऐसा, उप प्लस सर्ग यानी समीप या पास, और इसका मतलब होता है सृष्टि या रचना। हाँ, मनोज किसका नाम है? मनोज। मनोज कौन है? आपका नाम मनोज है? मनोज ये बता मुझे, इसमें संधि कौन सी हो रही है? कौन सी संधि का नियम काम कर रहा है इसमें? हैं? कौन सी संधि का नियम काम कर रहा है बता पहले तो। हाँ, उपसर्ग जो शब्द है ना, इसका संधि विच्छेद हमने उपधन सर्ग किया है, तो इसमें संधि का कौन सा नियम काम कर रहा है? हैं? मनोज बता, जल्दी बता। संयोग होगा, संधि नहीं हो रही, परिवर्तन नहीं हो रहा, कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ, नहीं हुआ तो संयोग है। ये क्या है? संयोग है। इसमें कोई संधि नहीं हो रही, केवल संयोग हो रहा है।
वर्णों का मेल तो हो रहा है लेकिन परिवर्तन नहीं हो रहा, तो ये संयोग है, संधि नहीं है। तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग शब्द में उप उपसर्ग है। देखो, उपसर्ग शब्द में उप उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? उप उपसर्ग है। उपसर्ग शब्द में उप उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? उप। उपसर्ग शब्द में उप उपसर्ग है। लिख लिया? ओके। कई बार ये पूछा जाता है कि ये उपसर्ग शब्द जो आप लिख रहे हैं, इस उपसर्ग शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? विलोम पूछ लिया जाता है। विलोम होता है ना विपरीतार्थी शब्द। विपरीतार्थी शब्द पूछा जा सकता है। तो उपसर्ग शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? बोलो। परसर्ग होता है। क्या होता है? परसर्ग होता है। आपसे पूछा जाए उपसर्ग शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? परसर्ग होता है। और परसर्ग यदि विकल्प में नहीं दिया हुआ है तो प्रत्यय होता है। तो कौन सा होता है? प्रत्यय होता है। देखो, उपसर्ग पहले जुड़ते हैं और प्रत्यय अंत में जुड़ते हैं। पहले और लास्ट में जुड़ने की वजह से इसका हमने विलोम शब्द क्या बना दिया? उपसर्ग और प्रत्यय बना दिया। लेकिन वास्तव में तो क्या होता है? पर मतलब होता है बाद में, और उप मतलब होता है नजदीक या पहले। तो पहले आकर जो रचना करते हैं उनको उपसर्ग कहते हैं, और बाद में आकर जो रचना करते हैं उसको क्या बोलते हैं? परसर्ग कहते हैं। ध्यान रखना। और आपको पता है कारक टॉपिक के लिए कौन सा मतलब जैसे सब इंस्पेक्टर का सिलेबस है, तो कारक टॉपिक नाम नहीं देकर क्या नाम दे रखा है? उसमें परसर्ग नाम दे रखा है। तो इस परसर्ग को हम चरम प्रत्यय भी कहते हैं, इसको हम कारक चिन्ह भी बोलते हैं, इसको विभक्ति चिन्ह भी बोलते हैं वहां पर उस टॉपिक के संदर्भ में। तो यहाँ तो आपको केवल इतना ही ध्यान रखना है कि उपसर्ग शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? परसर्ग होता है। और परसर्ग विकल्प में ना मिले तो क्या होगा? प्रत्यय। और दोनों विकल्प में हो तो प्रथम रेता किसको देंगे? मैं लिखा देता हूं, आपको लैंग्वेज दे देता हूं इसको थोड़ा सा। आपने क्या लिखा है? उपसर्ग शब्द का विलोम शब्द परसर्ग होता है। क्या होता है? परसर्ग होता है। यदि परीक्षा में परसर्ग नहीं दिया हुआ है और प्रत्यय दिया हुआ है तो प्रत्यय को मानेंगे। किसको मानेंगे? प्रत्यय को मानेंगे। प्रत्यय को मानेंगे। और दोनों ही परीक्षा में दिए हुए हैं या दोनों ही विकल्प में दिए हुए हैं तो प्रथम वरीयता किसको देंगे? परसर्ग को देंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देंगे। ध्यान रखना। लिख लिया? लिख लिया? अगला फैक्ट लिखो। उपसर्ग जो होते हैं ना, वो स्वतंत्र रूप से भी जुड़े हो सकते हैं और संधि नियमों से भी जुड़े हो सकते हैं। जैसे मेरी बात सुना, एक शब्द लिखा हमने, चलो प्रत्यय लिख देता हूं। एक तो लिखा प्रतिफल और एक लिखा हमने प्रत्येक। क्या लिखा है? प्रत्येक। जब इसका खंड करेंगे तो इसका टुकड़ा क्या होगा? प्रति प्लस फल। तो कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है इसमें? प्रति। और प्रत्येक का खंड करते हैं जब क्या होता है? प्रतिधन एक हो जाता है। इसमें तो आपको पता है यण संधि हो रही है, यण स्वर संधि हो रही है। और इसमें किसी प्रकार की कोई संधि नहीं हो रही, लेकिन खंड तो हो रहा है इसका। ओके। तो फिर ऐसी स्थिति में अगर हम देखें
तो देखो ये वाला जो शब्द प्रत्येक बना है ये संधि नियमों से बना है। कैसे बना है? संधि नियमों से बना है। और ये बिना संधि नियमों से बना है। तो उपसर्ग संधि नियमों से या स्वतंत्र रूप से जुड़े हुए हो सकते हैं। अगला फैक्ट ये लिखो, उपसर्ग स्वतंत्र रूप से पब्लिक संधि युक्त दोनों प्रकार से प्रयुक्त होते हैं। लिख लिया? ऐसा लिखो अगला फैक्ट, एक ही शब्द में एक से अधिक उपसर्ग जुड़ सकते हैं। एक ही शब्द में एक से अधिक उपसर्ग जुड़ सकते हैं। एक ही शब्द में एक से अधिक उपसर्ग जुड़ सकते हैं। जैसे हार शब्द में अगर प्रति जोड़ते हो, आप क्या जोड़ते हो? हार शब्द में प्रति जोड़ते हो तो क्या बनेगा बताओ? प्रतिहार। और हार शब्द में यदि वी जोड़ते हो तो विहार। और हार शब्द में यदि उप प्रत्यय जोड़ते हो तो क्या बन जाता है? उपहार बन जाता है। जोड़ लो इनको। और हार शब्द में यदि उत जोड़ते हो तो उत प्रत्यय, नहीं उपसर्ग, सॉरी, उत जोड़ते हो तो उद्धार। क्या बनेगा? उद्धार बनेगा। और हार शब्द में यदि आ उपसर्ग जोड़ते हो तो आहार बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आहार बन जाएगा। और यदि सम उपसर्ग जोड़ते हो तो संहार हो जाएगा। बना लो इसके ये सारे। और प्रय जोड़ते हो तो प्रहार शब्द हो जाता है। तो आहार में प्रति जोड़ा तो प्रति जोड़ लिया था क्या? हाँ, प्रतिहार हो जाता है। वि जोड़ा तो विहार हो गया। उप जोड़ा तो उपहार हो गया। उत जोड़ा तो आ जोड़ा तो आहार हो गया। और प्रय जोड़ा तो और सम जोड़ा तो संहार हो गया। तो एक शब्द में एक से अधिक उपसर्ग जुड़ सकते हैं। जुड़ सकते हैं ना? लिख लो इसको जल्दी, कैसे कैसे जोड़ा जो। प्रतिहार में हार में प्रति जोड़ा है। तिहार, उद्धार, आहार, समहार, प्रहार और उपहार। ये सारे हार शब्द से बने। देख लो, शब्दों को बनाना ही तो सीख रहे हैं हम भाई। यौगिक शब्दों में आते क्या है? शब्दों को जोड़ना ही करना ही तो आता है। और 4 टॉपिक आते हैं इसके अंतर्गत, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय आ रहे हैं। लिख लिया? सभी विद्यार्थियों ने लिख लिया? योग शब्द में कौन सा प्रत्यय जोड़ा जाए कि संयोग बन जाए? कौन सा जोड़ा जाए? हम जोड़ दो। क्या जोड़ दो? तो क्या बन जाएगा? लिख लो हाथों हाथ। योग में अगर पर उपसर्ग जोड़ा जाए तो प्रयोग हो जाता है।
और सु जोड़ा जाए तो सुयोग हो जाता है। लिखते रहो इनको हाथों हाथ। और प्रति जोड़ा जाए तो है, इसका तो सीधा ही रहेगा, प्रतियोगी बनेगा। और अ जोड़ा जाए तो अयोग। और इसमें यदि दुरुपसर्ग जोड़ा जाए तो दुरुपसर्ग जोड़ा जाए तो दुर्योग हो जाएगा, दुर्योग। यदि इसमें कु जोड़ा जाए तो कुयोग हो जाता है। आ जोड़ा जाए तो आयोग हो जाएगा। और बताओ क्या जोड़ सकते हो इसमें? हम्म हाँ, विधन योग जोड़ा जाए तो वियोग। योग है। हाँ, उप उप तो जोड़ दिया होगा ना, नहीं जोड़ा? उप जोड़ लो, ये लो, उप योग बन जाएगा। लिख लो सारे। लिख लिया? तो कुल मिला के बात यह है, आपको यह पता होना चाहिए उपसर्ग किससे कहते हैं। उपसर्ग शब्दांश होते हैं, किसी शब्द या शब्दांश के पहले जुड़ते हैं, और जिस शब्द या शब्दांश में जुड़ते हैं उसमें परिवर्तन कर देते हैं, चाहे पूरा करे चाहे थोड़ा बहुत करे, लेकिन परिवर्तन जरूर करते हैं। ठीक है, खुद का कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है, होता भी तो वो हमेशा अडिग नहीं रहता कि उसका हमेशा वही अर्थ रहेगा। जैसे मेरी बात सुनना, मैं आपके सामने एक उदाहरण लेकर आता हूं। जैसे एक प्रति उपसर्ग है, इसका टुकड़ा होता है प्रतिधन अय। क्या होता है? प्रति का मतलब यहां पे लिया गया पीछे से, किससे लिया गया? और अय का मतलब लिया गया किससे? आना। जो शब्द या शब्दांश के पीछे आते हैं उसको क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ प्रति का अर्थ क्या ले रहे हो आप? बाद में ले रहे हो, पीछे से ले रहे हो। लेकिन मैंने एक और लिखा शब्द प्रत्यक्ष, और इसका टुकड़ा होता है प्रतिधन अक्षी। अक्षी मतलब आंख। और प्रत्यक्ष हम किससे कहते हैं बताओ? जो आंखों के सामने होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष। तो यहाँ प्रति का मतलब किससे लिया आपने? सामने से। तो देखो, यहाँ प्रति का मतलब तो आपने ले लिया पीछे या बाद में, और यहाँ प्रति का मतलब क्या ले लिया? सामने ले लिया। तो प्रति उपसर्ग का कोई निश्चित अर्थ हुआ क्या? नहीं हुआ ना, अलग अलग अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है। पहले भी आ रहा है, बाद में भी आ रहा है। एक बार तो यहाँ मतलब एक प्रकार से विपरीतार्थक शब्दों के साथ प्रयुक्त हो रहा है। भाई पहले का क्या होता है, बाद में तो होता है विलोम शब्द। तो इस प्रकार इसका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है। और ये बात तो मैंने आपको लिखा दी कि इनका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है। आगे लिखो। आपसे पूछा जाए कि उपसर्ग के भेद कितने प्रकार के होते हैं, तो उपसर्ग के भेद वैयाकरणों के द्वारा कोई निश्चित नहीं किए गए। फिर भी अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से संस्कृत के उपसर्ग पढ़ते हैं हम, हिंदी के उपसर्ग पढ़ते हैं जिन्हें हम तद्भव उपसर्ग भी कहते हैं, और जो संस्कृत वाले होते हैं उनको तत्सम उपसर्ग कहते हैं, और एक विदेशी उपसर्ग पढ़ते हैं। तो लिखिएगा उपसर्ग के प्रकार या भेद। उपसर्ग के प्रकार या भेद। बंद।
तीन प्रकार के लिख लो। कौन से, कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। अब उपसर्ग तीन प्रकार के कौन से होते हैं, ये टेबल बना लेना। एक तो होते हैं संस्कृत के उपसर्ग। कौन से होते हैं? संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, और इन्हीं को ही नाम दिया जाता है तत्सम उपसर्ग। क्या कहते हैं इन्हीं को ही? तत्सम उपसर्ग भी कहते हैं। तो एक तो ये पढ़ने होते हैं, एक दूसरे होते हैं हिंदी के उपसर्ग, और इनको हम कहते हैं तद्भव उपसर्ग। कौन से? तद्भव उपसर्ग भी कहते हैं। और एक ध्यान रखना, ये इनको संस्कृत में अव्यय होते हैं। किसके? संस्कृत के अव्यय जो हिंदी में उपसर्ग की भांति प्रयुक्त होते हैं, एक इनको भी पढ़ना होता है, और एक पढ़ना होता है विदेशी उपसर्ग। कौन से उपसर्ग? विदेशी उपसर्ग। इनके भेद कोई फिक्स नहीं है। तीन बताओ तो ये बता देना, पहला, दूसरा और तीसरा। और अगर पढ़ने हैं जब, ये चारों पढ़ेंगे हम। चारों कौन कौन से? संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, और संस्कृत के अव्यय जो हिंदी में उपसर्ग की भांति प्रयुक्त होते हैं, और एक विदेशी उपसर्ग। इस टेबल को बना लो जल्दी से। हटू? जल्दी उतारो, चार नाम ही तो लिखने हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, और संस्कृत के अव्यय जो हिंदी में उपसर्ग की भांति प्रयुक्त होते हैं वो, और एक विदेशी उपसर्ग। हिंदी वालों को क्या बोलेंगे हम? तद्भव उपसर्ग कहते हैं। और संस्कृत वालों को क्या कहते हैं? तत्सम उपसर्ग कहते हैं। अब देखिए, ये जो संस्कृत के उपसर्ग है, इनकी संख्या फिक्स है। संस्कृत के उपसर्गों की संख्या कितनी होती है? 22 होती है। ध्यान रखना, कितनी होती है? 22। बाकी इनकी संख्या फिक्स नहीं है, इनकी संख्या फिक्स नहीं है, और इनकी संख्या फिक्स नहीं है। तो आपको केवल 22 उपसर्ग याद करने हैं हिंदी में, और बाकी तो केवल जो पहले जुड़ रहे हैं वो उपसर्ग। और क्या है? ऐसे शब्दांश जो पहले जुड़ते हैं वो क्या है? उपसर्ग है। तो ये 22 याद करने, बस 22 के नाम अभी मैं लिखा दूंगा आपको। पूरा चार्ट बना लिया सभी विद्यार्थियों ने? अब ये संस्कृत के 22 उपसर्ग है, ये कौन से होते हैं? कौन विद्यार्थी बताएगा? आते हैं किसी को? संस्कृत के 22 उपसर्ग किसको याद है? सीताराम और पवन याद है? हाँ बोलो। परे, परा, परी, प्रति। हो गए भाई? आप बोलो। हो गए? चलो मैं लिख देता हूं। बातें नहीं? देखो, एक तो अति उपसर्ग होता है, अधि होता है, अभी होता है, अनु होता है, अप होता है, और अव होता है। ठीक है? एक आ होता है, एक उप होता है, बात है नहीं, उत होता है। उत की जगह पर उद भी मिल सकता है। उद की जगह कौन सा मिल सकता है? उद भी मिल सकता है। उसके अलावा दुर होता है, दुस होता है, नी, निर, निस होता है, प्रय,
परा, परी, प्रति, और वी, सु और सम। मैं के नीचे अलंत आएगा अति, अदि, अपि, अभि, अनु, अप, औ, आ, उप, उत की जगह क्या मिल सकता है? उद मिल सकता है। दुर, दुष, स के नीचे अलंत आएगा। नि, निर, र के नीचे अलंत आएगा। निश, स के नीचे अलंत आएगा। प्र, परा, परि, प्रति, दि, सु, सम, मैं के नीचे अलंत आएगा। ये हो गए कि 22 काउंट करो एक बार, हो गए ना? हाँ, तो ये 22 याद करने हैं आपको। प्रत्येक स्टूडेंट को 22 उपसर्ग तो याद होने ही चाहिए। और ये संस्कृत के 22 उपसर्ग होते हैं। किसके होते हैं? आपसे पूछा जाए संस्कृत के उपसर्ग या तत्सम उपसर्गों की संख्या कितनी मानी गई है? 22 मानी गई है। और 22 कौन कौन से होते हैं बोलो? अति, अदि, अपि, अभि, अनु, अप, औ, आ, उप, उत, दुर, दुस, नि, निर, निस, प्र, प्रा, परि, प्रति, वि, सु, सम। चाहे आप इनको रट के याद करो, चाहे समझ के याद करो, कैसे भी करके आपको याद होने चाहिए। लिख लिया विद्यार्थियों? ठीक है, अब आगे लिखो आप। एक एक को पढ़ लें हम। देखो, संस्कृत के 22 उपसर्ग, हेडिंग डालो, संस्कृत के 22 उपसर्ग व्याख्या सहित। मतलब अब हम कौन से वाले उपसर्ग पढ़ेंगे? संस्कृत के उपसर्ग। हेडिंग डाल लो आप तो, संस्कृत के उपसर्ग। ब्रैकेट में क्या लिखोगे? तत्सम उपसर्ग। और इनकी संख्या कितनी है? 22। अब बताओ, मैंने लिखा दिया, उसके बाद में कितने विद्यार्थियों को ये 22 शब्दांश याद हो गए? शब्द नहीं है पूरे, शब्दांश है। शब्दांश क्या होता है? शब्द का अंश। देखो, शब्द धन अंश। देखो, इस अंश का मतलब होता है हिस्सा। का मतलब क्या होता है? हिस्सा। और इस अंश का मतलब होता है कंधा। क्या होता है? दो अंश होते हैं ना, एक संकर वाला और एक सड़क वाला। तो संकर वाले का मतलब क्या है? हिस्सा। और सड़क वाले का मतलब क्या है? कंधा है। तो यहाँ पे कौन सा आ रहा है बताओ? संकर वाला है। तो इसका मतलब क्या है? हिस्सा, भाग। और इसका मतलब तो जानते हैं आप सब। तो शब्द का जो हिस्सा है उसी से क्या बनेगा? शब्द, शब्दांश बनेगा। मतलब पूरा शब्द भी नहीं है, शब्द का अंश है, शब्द का भाग है छोटा सा, वो उपसर्ग है। वो भी उनकी संख्या संस्कृत में कितनी बताई गई है? 22 बताई गई है। 22 उपसर्ग होते हैं। पूरे 22 शब्द याद करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, शब्द का हिस्सा याद करने के लिए बोल रहा हूँ। और 22 किस किस को याद हो गए बताओ? देखो तुम्हारे सामने है, देखता हूँ तुम्हारी मेमोरी कितनी पावरफुल है। हाँ प्रियांशु, याद हो गए 22 उपसर्ग? थोड़े से याद हुए? थोड़े से क्यों? पूरे याद होने चाहिए। अब कई बार बच्चे हैं ना, देखो सबने अपने अपने ट्रिक बना रखी इसको याद करने की, लेकिन मेरी ट्रिक तो यही है। मेरी ट्रिक क्या है? यही है। मैंने कैसे याद करे मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले तो हमने ऐसे शुरू होने वाले ले लिए, क्योंकि स्वर और व्यंजन में पहले शुरुआत किसकी होती है? स्वरों की। स्वरों की शुरुआत होती है, तो ऐसे शुरू होने वाले ले लिए। ऐ स्वर होता है सबसे पहले। तो ऐ स्वर वाले कौन से? अति, अदि, अपि, अभि, अनु, अप, औ। ठीक है। उसके बाद में ए के बाद में किससे शुरू होने वाले आते हैं? आ से। तो आ से शुरू होने वाला एक ही है, आ। फिर उसके बाद में ए, आ, ई से कोई है ही नहीं है, ऊ आता है। तो ऊ से शुरू होने वाला हो गया कौन सा? उप और उत, दो ही है। कितने हैं? उप और उद। इसमें ध्यान रखना, पै के नीचे अलंत मत लगा देना। पै के नीचे अलंत नहीं आता है, लेकिन किसके नीचे अलंत आता है? तय के नीचे अलंत आता है। और ये उत के स्थान पे आजकल नया उपसर्ग आ गया, कौन सा?
उद का भी हम प्रयोग में उसको लेने लग गया आजकल। तो आप इसको दो काउंट मत करना, इसको एक ही काउंट करना। मूल रूप से कौन सा? उत, और इसका नया रूप कौन सा आ गया? उद। फिर पढ़ते हैं हम, देखो फिर आ जाते, ये तो हो गया मतलब स्वर वाला मैटर कंप्लीट। फिर व्यंजन पे आते हैं। व्यंजन में देखो सबसे पहले शुरुआत इससे द से ही हो रही है। द से हो रही है ना, तय वाली लाइन में द से हो रही, तो दूर और दुस कर लो। दू नहीं है, दू नहीं है, ध्यान रखना, दूर और दुस है। और दोनों में रह के नीचे क्या आ रहा? इसमें रह के नीचे अलंत आएगा, इसमें सह के नीचे अलंत आएगा। फिर उसके बाद में देखो तय वाली लाइन में लास्ट वन कौन सा? न। न से शुरू होने वाले तीन आते हैं, नी, निर, निस। रह के नीचे क्या आएगा? अलंत, और सह के नीचे क्या आएगा? अलंत। फिर देखो तय वाली लाइन कंप्लीट हो जाती है, फिर पै वाली लाइन स्टार्ट होती है। पै से शुरू होने वाले चार है, कितने हैं? चार। प्र, प्रा, प्री, रह वाले देख लो, प्र, प्रा, प्री, और फिर प्रति। और फिर लास्ट में फिर देखो उसके बाद में अंतस्थ वर्ण आते हैं। अंतस्थ वर्ण कौन से? ये लय होते हैं। वैसे शुरू होने वाला कौन सा? वी। और फिर बाद में उस व्यंजन आते हैं, स है। और फिर देखो स वाले आगे सुसम। ऐसे याद कर सकते हैं। बाकी आपको जो भी तरीका इनको याद करने का लगे ऐसे याद कर लो। कुल मिला के 22 शब्दांश आपको याद होने चाहिए, मैं तो इतना ही चाहता हूँ, ठीक है ना। ये 22 उपसर्ग हो गए। अब हम एक एक को पढ़ेंगे, तो आप लोग हेडिंग डालें। हेडिंग डाली आपने संस्कृत वाले उपसर्ग, ठीक है। तो आप लिखो अति उपसर्ग से बनने वाले शब्द। एक नंबर पे लिख लो कौन सा? ये 22 के 22 जो उपसर्ग है ना, इसको एक एक को पढ़ेंगे हम। और संख्या भी लिखता रहना है इसमें, एक नंबर लिख लेना इस पे, है ना। ऐसे लिख लेना, अति उपसर्ग से बनने वाले शब्द, एक नंबर लिख लेना इसको। इसका अर्थ लिखो। इसका अर्थ निकलता अधिक, परे या ऊपर। और इनके अलावा और भी अर्थ हो सकते हैं। मैंने बताया ना, उपसर्ग का खुद का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है। हाँ, परे मतलब दूसरा, बिल्कुल सही। देखो अति का मतलब क्या होता, अर्थ कौन कौन से लिखे हमने? अधिक, परे और ऊपर। अब इसके कुछ उदाहरण लिखते हैं। देखो अत्यंत, आप है ना उदाहरणों को यूं लिखना। कैसे लिखोगे? यूं, क्योंकि उसका टुकड़ा करना है आपको, उसमें से उपसर्ग और शब्द अलग करने हैं। अत्यंत, अतिकाल, अत्यल्प, अत्यल्प, अत्यावश्यक, अत्यावश्यक, अतिक्रमण। अब मेरी बात सुनना, मैं पहले इन उदाहरणों को समझा देता हूं आपको। देखो अत्यंत का टुकड़ा करेंगे तो क्या होगा? अति धन अंत होगा। होगा कि नहीं होगा? चाय पियोगे? नहीं पियोगे? कोई बात नहीं, मैं पी लेता हूं। तो देखो अत्यंत, अत्यंत का संधि विच्छेद क्या होगा? अति प्लस अंत होता है यण संधि के अनुसार। तो इसमें कौन सा उपसर्ग छुपा हुआ बताओ? अति। क्या स्वतंत्र रूप से जुड़ा हुआ है या संधि नियमों से जुड़ा हुआ उपसर्ग? यहाँ पे संधि नियमों से जुड़ा हुआ है। इसका टुकड़ा क्या होगा? क्या इसमें संधि का नियम काम कर रहा है? तो सब मैंने लिखा है ना, उपसर्ग स्वतंत्र रूप से भी जुड़े हो सकते हैं और संधि नियमों से भी जुड़े हुए हो सकते हैं। अत्यल्प का अति धन। अब देखो अगर आपको संधि आती है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी इनको टुकड़े करने में, लेकिन संधि अगर नहीं आती तो बंधु मामला गड़बड़ है। हिंदी का एक क्रम होता है, सबसे पहले वर्ण विचार पढ़ाया जाता है, फिर संधि पढ़ाई जाती है, फिर उपसर्ग पढ़ाए जाते हैं, फिर प्रत्यय पढ़ाए जाते हैं, साथ में समास भी पढ़ा देते हैं। अगर इस क्रम से बच्चा पढ़ता है ना तो कोई दिक्कत। लेकिन आपको पता है ये टॉपिक कितने बड़े हो जाते हैं।
संधि ले जाती 10-15 दिन तो सीधे सीधे, समास ले जाता है 10-1 दिन, 8 दिन तो मानो ही, ठीक है, ढंग से पढ़ते तो 8 दिन तो लगते ही हैं। और उसके बाद में ये उपसर्ग ले जाता है 2-3 दिन, प्रत्यय ले जाता है 2-3 दिन, और वर्ण विचार ले जाता है 5-6 दिन तो ले ही जाता है कम से कम। तो देख लो, सवा महीना हो गया लगभग, 1 महीना तो हो गया ना सीधा सीधा, ऐसा होता है। और बच्चा कहता है सर 1 महीने में कोर्स कराओ, 1 महीने में कोर्स कैसे करा देंगे, नहीं होता। इसका क्या होगा, देखो अत्यावश्यक में आपको अति उपसर्ग दिख रहा है कि कहीं भी नहीं दिख रहा है, वैसे तो इसमें तो अ और आदत है दिख रहा है। तो जैसे आपसे पूछा जाएगा अत्यावश्यक में कौन सा उपसर्ग है, तो आपको पता है जो पहले जुड़ता है वो उपसर्ग होता है अ उपसर्ग। एग्जामिनर आपको क्या दे के रखेगा, अ भी दे के रखेगा। आपसे पूछा जाएगा कि अत्यावश्यक में कौन सा उपसर्ग है, अ, अत, देखो कैसे पागल बनाता है आपको वो, अ, अत, अति और अति। बताओ, अब मेरा जैसा जिसने पहली बार कभी पढ़ा ही नहीं हो या थोड़ा बहुत सुना हो कि उपसर्ग पहले जुड़ते हैं, तो वो तो पहले तो क्या जुड़ रहा है, यही जुड़ रहा है। तो मेरा तो राइट है, मैं तो बड़ा खुश हो गया, 2 नंबर आ गए अपने तो पक्के। आए कि नहीं आए 2 नंबर भाई? देखो कितना सरल एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया है कि कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है। उपसर्ग पहले जुड़ते हैं, अ जुड़ा हुआ है, राइट है। लेकिन बाद में जब आंसर की मिलाते हैं या घर आके देखते हैं या कोई यार दोस्त बताता है तो अति है, अति है तो यार अति तो 2 होते हैं, कौन सा वाला, ये कि ये? और जिसने थोड़ा सा पढ़ रखा था भाई अति भी उपसर्ग होता है, तो इसको भी कर सकता है। अति में छोटा ही की मात्रा आती है, ध्यान रखना। ये जितने भी उपसर्ग है अगर इनमें आप मात्राएं देखेंगे तो देखो सब में अगर मात्रा आई तो छोटी मात्राएं आई होगी। आप देख लो, अति में तय में छोटी मात्रा है, धी में छोटी मात्रा है, पे में छोटी मात्रा है, भ में कौन सी मात्रा है, छोटी। ऊ में भी देखो, देख कैसी मात्रा है, छोटा ऊ की मात्रा है। इसके अलावा दुर में देखो कैसी मात्रा है, छोटा की। दुस में भी कैसी है, छोटा। और नी में कैसा है, छोटा ही। निर में कैसा, छोटा। निस में कैसा, छोटा। और परी में देखो कैसा है, छोटा। प्रति में कैसा है, वी में कैसा है, छोटा। और सु में भी कैसी मात्रा है, छोटी मात्रा है कि नहीं? लघु मात्राओं का प्रयोग हुआ है इनमें सब में। कहां तक पढ़ लिया था हमने? अत्यावश्यक, तो इसका क्या होगा, अति धन आवश्यक। और इसका क्या होगा, मैं संधि विच्छेद नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं, उपसर्ग टॉपिक पढ़ा रहा हूं। भूल मत जाना आप कि वापिस सर ने संधि पढ़ाना चालू नहीं कर दी, उपसर्ग टॉपिक चालू किया हमने। लिख लो इनको जल्दी। लिख लो जल्दी, लिख लो। उतार लिया सबने? और दे दो उदाहरण, चलो। अत्याचार, अत्युक्ति, अतीव, और अति प्लस इंद्रिय। अतीन्द्रिय। लिख लिया? इसमें क्या तोड़ा? अब अति, धन, आचार, यही तोड़ा है। और आधन चार को भी तो तोड़ सकते हो आप, आधन चार को भी तो तोड़ सकते हो, आचार बन गया ना। देखो 4 में आ जोड़ा तो और बी जोड़ा तो इसका मतलब 4 में उपसर्ग तो जुड़ता है। और मैंने आपको लिखाया था एक शब्द में एक से अधिक उपसर्ग हो सकते हैं, डिपेंड करता है एग्जामिनर हमसे पूछना क्या चाह रहा है। दूसरी बात, जो उपसर्ग जुड़ते हैं वो संधि नियमों के अनुसार भी जुड़ सकते हैं और स्वतंत्र रूप से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है ना? आगे ये बात समझ में आपके? तो ये अति उपसर्ग से बनने वाले शब्द कौन कौन से लिखे आपने, बोलिएगा एक बार।
हाँ हाँ, ठीक है। अब लिखो अधि उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। क्या? अति प्लस ईव, अधि उपसर्ग से बनने वाले शब्द। अर्थ लिखो विद्यार्थी इसका। ऊपर, अधिक, प्रधान, मुख्य या ऊंचा। ऊपर, अधिक, प्रधान, मुख्य या ऊंचा, ये इसके अर्थ होते हैं। लिख लिया? अब इसके उदाहरण लिखो। अधि उपसर्ग से बनने वाले शब्द लिखने हैं ना हम। आपने ये लिखा अधि उपसर्ग से बनने वाले शब्द, तो अधि का अर्थ लिख लिया हमने। अर्थ क्या लिखा आपने? ऊपर, अधिक, प्रधान, मुख्य या ऊंचा। जैसे आपके सामने लिखा मैंने एक शब्द अधीक्षक, क्या लिखा? तो अधीक्षक में छोटा ई की मात्रा आती है कि बड़ी आती है? हैं? छोटा ई लिखते हैं कि बड़ा लिखते हैं अधीक्षक में? ये बताओ मुझे। देखो अभी बहुत मामला गड़बड़ आप लोगों का। जो अधीक्षक शब्द है ये शुद्ध है कि ये शुद्ध है? चलो ये बताओ, इसके पक्ष में कौन कौन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 100 200। ठीक है, ओके। और इसके पक्ष में कितने हैं? 2 3 4 5 10 15 50। अच्छा, 50 जने इसके पक्ष में बोल रहे हो? अच्छा, निर्दलीय भी है, नोटा भी है। देखो बंधु, इसका मतलब आपने संधि नहीं पढ़ी है। जो इसके पक्ष वाले हैं ना, उन्होंने संधि नहीं पढ़ी है। ये इसमें दीर्घ संधि का नियम काम कर रहा है। अधि, देखो लिखेंगे जब तो छोटा लिखेंगे अधि, तो उपसर्ग तो छोटा होता है। और मैंने देखो अधि उपसर्ग लिखा तो भी ई की मात्रा किस लगाई? छोटी लगाई है। तो अधि धन इक्षक। अब आपको पता है इसमें ई आ रहा है, इधर ई आ रहा है, दोनों मिलके क्या हो जाएगा? बड़ा ई। तो शब्द क्या बनेगा? अधीक्षक। तो अधीक्षक का, अधीक्षक में उपसर्ग कौन सा है? अधि है। बनेगा नहीं बनेगा? इसी प्रकार अध्यक्ष, देखो शब्द लिखते रहो आप। अध्यक्ष, अधीक्षक, अध्यक्ष, अध्यापक, क्या लिखा है? अध्यापक। अधिष्ठाता, अधिग्रहण, अध्यादेश लिखा दिया था क्या? अध्यादेश, अधिसूचना, अधिसूचना, अधिसूचना। इसी प्रकार अध्याय लिख सकते हैं, अध्याय। इसी प्रकार अध्ययन लिख सकते हैं, अध्ययन। अधिकार लिख सकते हैं, अधिकार। अधिनियम, अधिकार। और अधिनियम। लिख लिया? करो इनको खंड करो, इनका अलग अलग टुकड़े करो, इनको तोड़ो।
देखो, अधीक्षक का तो मैंने कर ही दिया था, अधिधन इक्षक हो जाएगा। अध्यक्ष का क्या हो जाएगा? देखो इसके दो होते हैं, अधिधन अक्षी भी होता है और अधिधन अक्ष भी होता है। अधिधन अक्ष भी होता है। अक्ष का मतलब होता है धुरी, जो धुरी का काम करता है उसको भी क्या कहते हैं? अध्यक्ष ही कहते हैं, ध्यान रखना। और एक अपनी आंखों के सामने जो बैठा रहता है, जैसे माना कोई सभा होती है और उसके सामने एक व्यक्ति बैठ रहता है, तो उसको भी क्या कहते हैं? अध्यक्ष कहते हैं। और अधिष्ठाता, जिससे पूछूंगा वो बताएगा मुझे। हाँ लोकेश, अधिष्ठाता जो शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग है? अधि उपसर्ग है? अधि उपसर्ग है या अ उपसर्ग है? हम अ तो पढ़ ही नहीं रहे, हम तो कौन सा उपसर्ग पढ़ रहे हैं? अधि उपसर्ग से बनने वाले शब्द पढ़ रहे हैं ना, तो फिर अ कैसे बोला आपने इसमें? मतलब आपको तो ये दिख गया पहले अ दिख रहा है, अधि इसमें तो सीधा सीधा दिख रहा है, बल्कि अधि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा सीधा सीधा? अब देखो भाई, अधि तो उपसर्ग है इसमें, लेकिन प्रियांशु शब्द कौन सा जोड़ू आगे? इष्ठाता, हाँ दोनों आगे शब्द कौन सा जोड़ू, जल्दी बताओ। हैं? इष्ठाठा इष्ठाता है? हाँ बहन जी बोलो। इष्ठाता। बोलो। हाँ बोल 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 सीताराम। इस्ताता हो जाएगा, व्यंजन संधि का नियम काम कर रहा है। ई उ ए के बाद में सड़क वाला स आता है, तो सड़क वाले स के स्थान पर मूर्धन्य स हो जाता है, यानी कि षटकोण वाला स हो जाता है। और यदि षटकोण वाले स के बाद में त थ न आता है तो त के स्थान पर ट, ठ के स्थान पर ठ और न के स्थान पर न हो जाता है। वो वाला नियम काम कर रहा है। इसका मतलब आपने संधि ढंग से नहीं पढ़ी है। अधिधन इष्टाता होगा। इसका क्या किया? अरे इस वाले का क्या किया बताओ? अधिधन ग्रहण किया। इसका अधिधन आदेश, कौन सी संधि का नियम काम कर रहा है इसमें? यण संधि का। आदेश का भी हो सकता है टुकड़ा, आदंदेश हो सकता है। अधिसूचना का अधिधन सूचना हो जाएगा। अध्याय, अध्याय का क्या होगा? अधिधन आय, कौन सी संधि? यण संधि। अध्ययन का अधिधन अयन क्या हो जाएगा? अध्ययन हो जाएगा। और ये भी लिखा थे क्या? अधिधन कार, अधिकार हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा? अधि प्लस नियम हो जाएगा। यही है, ठीक है। तो संस्कृत के आज हमने 2 उपसर्ग देख लिए, कौन कौन से? अति और अधि देख लिए। अब 20 उपसर्ग और बचे हैं इसके, और 20 उपसर्गों के बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, क्योंकि अब समय इजाजत नहीं दे रहा साथियों। थैंक यू।